सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल, बेल बटन पे क्लिक करते ही पाएं हर एक वीडियो की लेटेस्ट अपडेट। गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए, तो स्वागत है आपका महिंद्रा गुरु के यूट्यूब चैनल पे रेलवे क्लासेस में। जैसा कि हम लोग जानते हैं सैटरडे को क्लास हुई नहीं और उसी क्लास के सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग आज देखते हैं रेलवे के जो प्रीवियस ईयर पेपर में जो पूछे गए हैं उस क्वेश्चंस को देखेंगे आज। और आज से प्रीवियस ईयर पेपर को हम लोग कंटिन्यू रेगुलर कुछ ना कुछ पेपर को देखते रहेंगे। बाकी बात जो हम लोग साइंस के चैप्टर देखते थे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले देखें फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ हाई टेम्परेचर्स। उच्च तापमान की माप हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके मरकरी थर्मोमीटर, पारद थर्मोमीटर, बैरोमीटर, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, प्रतिरोध थर्मोमीटर या पायरोमीटर। यानी क्वेश्चन क्या कहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ हाई टेम्परेचर्स। उच्च तापमान की माप हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए फिगर में क्या है, सन की फिगर है। यानी अगर देखा जाए तो अगर सन की टेम्परेचर की बात करें तो ये सेंटर के जो टेम्परेचर जिसको हम लोग बोलते हैं कोर, इसका अगर टेम्परेचर देखें तो 20 लाख टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस। और जो आउटर है जिसको हम लोग बोलते हैं कोरोना या क्रिट, इसकी टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस। तो यानी इतने ज्यादा टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए कोई ना कोई इक्विपमेंट होगा, तो उसे इक्विपमेंट के बारे में बात किया जा रहा है, उसे कहेंगे क्या, ठीक है। चलिए देखिए इसका आंसर क्या है, इसको फिर हम डील करें, यानी पायरोमीटर। अब क्वेश्चन कैसे आएगा कि सूर्य के टेम्परेचर को हम किस इक्विपमेंट के जरिए मेजरमेंट करेंगे, पायरोमीटर। अगर ये क्वेश्चंस को ना देके सीधा क्वेश्चंस कह दे कि सूर्य के टेम्परेचर को कैसे मेजरमेंट किया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पायरोमीटर। और जो मरकरी थर्मोमीटर है, ये मरकरी थर्मोमीटर से हम लोग ह्यूमन टेम्परेचर को मेजरमेंट करते हैं। देखते हैं अगर किसी को फीवर हो गया, बुखार हो गया, तो हम लोग मेजरमेंट किससे करते हैं, यानी मरकरी थर्मोमीटर, पारद थर्मोमीटर। बैरोमीटर से हम लोग मेजरमेंट करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दबाव। इधर क्लियर। यानी उच्च तापमान की माप हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, पायरोमीटर का। अगर ये क्वेश्चंस नहीं है और इसके जगह पे क्वेश्चंस डाल दे कि सूर्य का टेम्परेचर हम कैसे मापेंगे, किस इक्विपमेंट के जरिए मापेंगे, तो क्या होगा, पायरोमीटर। मरकरी थर्मोमीटर से ह्यूमन टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं, बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दबाव को मेजरमेंट करते हैं। इधर क्लियर। और अगर सूर्य का जो टेम्परेचर है जिसको हम लोग कोर बोलते हैं, उसका टेम्परेचर 20 लाख डिग्री सेल्सियस और जो आउटर है उसका 6000 डिग्री सेल्सियस। चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए तो द बेस्ट एंड द पुअरेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट आर रिस्पेक्टिवली। उष्मा का अच्छा और बुरा सुचालक क्रमशः है। आपके ऑप्शन है सिल्वर एंड लेड, रजत और लेड, कॉपर एंड एल्यूमिनियम, सिल्वर एंड गोल्ड, रजत और गोल्ड, कॉपर एंड गोल्ड। यानी क्वेश्चन क्या कहा कि द बेस्ट एंड पुअरेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट आर रिस्पेक्टिवली, यानी उष्मा का अच्छा और बुरा सुचालक कौन सा है, बताइए। देखिए आंसर क्या होगा, तो फिर इसको हम देखें। देखिए सिल्वर एंड लेड, रजत यानी कहें चांदी, तो यानी सिल्वर सबसे अच्छा और लेड सबसे बुरा। अगर मेटल की बात करें तो सबसे अच्छा मेटल कौन हो जाएगा आपका, Au, गोल्ड इज ग्रेटर देन आपका क्या होगा, सिल्वर, चांदी इज ग्रेटर देन क्या होगा, कॉपर इज ग्रेटर देन एल्युमिनियम, तब आपका होगा आयरन। इधर क्लियर। तो सोना को क्यों माना जाता है सबसे बढ़िया, कॉस्टली के कारण, महंगे के कारण, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट वन। देखिए इन द ह्यूमन बॉडी नेल्स आर मेड अप ऑफ। मानव शरीर में नाखून का निर्माण किससे होता है। आपके सामने ऑप्शन है मेलानिन,
केराटिन, इनेमल या कार्टिलेज। मानव शरीर में नाखून का निर्माण किससे किया जाता है? क्या होगा आंसर? मेलानिन, केराटिन, इनेमल और कार्टिलेज। देखिए आंसर क्या होगा? केराटिन। तो चाहे वो हम नाखून की बात करें या हेयर की बात करें, तो केराटिन से निर्माण होगा। मेलानिन क्या है? मेलानिन एक पिगमेंट है जो ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है और मेलानिन के कारण ही चेहरे के रंग को हम डिटरमाइन करते हैं। यानी जिस पर्सन में मेलानिन की मात्रा ज्यादा होगी उसका स्किन क्या होगा? डार्क, और जिसमें कम होगा वो ज्यादा गोरा होगा। इनेमल क्या है? इनेमल शरीर का सबसे मजबूत भाग, यानी ये जो हमारी टीथ है, टीथ का सबसे ऊपरा परत, क्या कहेंगे उसको? इनेमल। यानी अब देखिए गर्म खाएं या ठंडा खाएं दांत पर कोई असर नहीं पड़ता है। कारण क्या है कि दांत के ऊपरी परत पे क्या रहता है? इनेमल। और कार्टिलेज क्या है? तो कार्टिलेज यानी कहें, हम पहले भी देख चुके हैं कि ह्यूमन में कुल हड्डियों की संख्या 206 या 208, बट अगर हम चाइल्डहुड की बात करें तब चाइल्डहुड में, बचपन में क्या हड्डी रहती नहीं है, तो वो क्या रहता है? कार्टिलेज। यानी इसकी संख्या 300। यानी जैसे बच्चे बड़े होंगे, बड़े होने के साथ जितने सारे कार्टिलेज हैं वो कन्वर्ट होने लगते हैं किसमें? बोन्स में। और अगर देखिए हम तो डेवलप में भी जो कार्टिलेज है वो जमा रहते कहां? तो आप देख लीजिए आइसोलेटेड एरिया। आइसोलेटेड दैट मीन्स आप नोज, फिर जितने सारे वो ज्वाइंट है, ज्वाइंट में भी कार्टिलेज हमारे स्टोर रहते हैं। और अगर बात करें तो एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द ईयर, कान के बाहरी भाग जो किसका बना होता है? कार्टिलेज का बना होता है। इधर क्लियर? यानी क्वेश्चन आए कि नाखून का निर्माण किससे? केराटिन से। मेलानिन क्या है? तो मेलानिन एक ऐसा पिगमेंट है बॉडी में जिसके जरिए हमारा कलर डिटरमाइन होता है। यानी मेलानिन की मात्रा जितना होगी कलर क्या होगा? तो डार्क होगा। इनेमल क्या है? कि हमारे शरीर का सबसे मजबूत भाग। और कार्टिलेज क्या है? तो हमने देखा जिसको हम लोग कहते हैं क्या है कि कुरकुरी हड्डी। यानी बचपन में जो हड्डियां बनी होती है किसकी बनी होती है? कार्टिलेज की बनी होती है। इधर क्लियर? चलिए देखिए नेक्स्ट वन। द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ अ ह्यूमन ईयर इज। मानव कर्ण की श्रव्य आवृत्ति सीमा है 20 हर्ट्ज टू 200 हर्ट्ज, 2 हर्ट्ज टू 20 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज टू 2000 हर्ट्ज या 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। क्या होगा? क्या हम, यानी क्वेश्चन क्या कहा कि हम लोग जो सुनते हैं वो जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो सुनने की सीमा कितना तक है। तो पहले आंसर देख लें, फिर इसे हम देखेंगे कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी कितना है, फिर आपका अल्ट्रासोनिक क्या है, इंफ्रासोनिक क्या है ना। चलिए देखिए आंसर क्या होगा इसका। 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। यानी जो हम लोग सुनते हैं वो कहां से कहां तक? तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। यानी अगर हम ऑडिबल साउंड की बात करें तो सबसे पहले एक इंफ्रासोनिक, फिर आपका जो ये रेंज है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑडिबल, और एक हो गया अल्ट्रासोनिक। तो जो हम लोग सुनते हैं ऑडिबल वो कितना? 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। बट अगर इंफ्रासोनिक की बात करें तो क्या होगा? इंफ्रासोनिक यानी 20 हर्ट्ज से कम, यानी लेस देन। और जो अल्ट्रासोनिक है वो कितना? 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। तो अब क्वेश्चन क्या आता है कि भैया 20 हर्ट्ज या 20 हर्ट्ज से कम जो इंफ्रासोनिक है वो कौन डिटेक्ट करता है? तो इसे डिटेक्ट कौन करता है? वेल्स। और जो अल्ट्रासोनिक है इसको कौन डिटेक्ट करेगा? तो बैट, चमगादड़, फिर आपका कैट, फिर डॉग। इधर क्लियर? और अगर 20 हर्ट्ज से, अब देखते हैं हार्ट बीट्स जो हमारा है, धड़कता है, वो उसकी 15 हर्ट्ज टू से लेके
20 हर्ट्ज के बीच, जिसे हम आसानी से डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो आप देखते हैं अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो स्टेथोस्कोप से लगा के उसको सुनता है, और जिसको हम लोग आला कहते हैं। कारण क्या है कि हम 20 हर्ट्ज से नीचे आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। इधर क्लियर? यानी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है ह्यूमन ईयर की वो कितना, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑडिबल। इंफ्रासोनिक क्या हो गया कि इंफ्रासोनिक यानी लेस देन 20 हर्ट्ज, और अल्ट्रासोनिक क्या हो गया कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। इधर क्लियर? चलिए देखिए नेक्स्ट वन, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज कॉज्ड बाय वायरस। निम्न में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है? आपके सामने ऑप्शन है, ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग जिसको हम लोग टीबी कहते हैं, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा या रिंगवर्म। देखिए आपके सामने फिगर बना हुआ वायरस। वायरस की खूबी देखेंगे है क्या, पहले ये समझे हम कि कौन सी बीमारी वायरस के कारण फैलती है। क्षय रोग, टीबी, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा या रिंगवर्म। देखिए क्या होगा आंसर, इन्फ्लुएंजा। अब सवाल उठता है तो भाई टीबी ट्यूबरकुलोसिस किससे फैलता है, मलेरिया किससे फैलता है, रिंगवर्म किससे फैलता है, ये समझे। देखिए टीबी की अगर बात करें तो माइको बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, बीच में क्या आ गया, बैक्टीरिया। यानी टीबी किससे फैलता है, तो बैक्टीरिया से। क्वेश्चन क्या आएगा कि टीबी के बैक्टीरिया का नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब आगे आपके मलेरिया, मलेरिया फैलता किससे, तो प्रोटोजोआ से, प्रोटोजोआ। तो किस मच्छर के काटने से, तो फीमेल एनोफिलीज, फीमेल एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया फैलता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि मलेरिया का पैरासाइट क्या है, यानी फीमेल एनोफिलीज के काटने से मलेरिया फैला, प्रोटोजोआ है, दैट मीन्स उस प्रोटोजोआ का नाम। इन्फ्लुएंजा किससे, तो वायरस से, और रिंग वर्म ये हो गया फंगस। रिंगवर्म यानी जिसको हम लोग बोलते हैं दांत खाज खुजली। देखो मार्केट में रिंगवर्म हो जाता है गर्दन के आसपास, देख आप देख लो मार्केट में रिंग गार्ड वगैरह जो आती है ट्रीटमेंट के लिए, तो वो किसके लिए होता है, किससे, फंगस से होता है। अब वायरस के बारे में अगर बात करें तो वायरस की खोज की गई है इवानोवस्की के द्वारा, इवानोवस्की जो रशियन साइंटिस्ट है, कहां के, रशियन साइंटिस्ट। तो वायरस की अगर बात करें तो वायरस की जो खूबी है वो वायरस खूबी क्या है कि वायरस कभी मरता नहीं है। दैट मीन्स ये इनएक्टिव मोड में चला जाता है। जैसे इसके लायक इन्वायरमेंट मिलता है वो एक्टिव हो गया, जैसे इसके लायक इन्वायरमेंट नहीं मिला ये इनएक्टिव मोड में चला जाता है। यानी लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों के बीच का एक कड़ी है। इधर क्लियर? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is used in making cream of the face? निम्न में से चेहरे की क्रीम बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? सर जरा सा इसको ये कर दें, जिंक ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, हीलियम या पोटेशियम क्लोरेट। Which of the following is used in making cream of the face? क्या होगा, जिंक ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, हीलियम या पोटेशियम क्लोरेट। देखिए तो जितने भी आर्टिफिशियल क्रीम आते हैं उन सब में किसका प्रयोग किया जाता है, आपके जिंक ऑक्साइड का। अब आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, ZnO। अब मर्क्यूरिक ऑक्साइड क्या है, ये एक टॉक्सिक है, टॉक्सिक यानी पॉइजन, जो टेस्टलेस है, जिसका कोई टेस्ट नहीं है। अगर इसकी फॉर्मूला की बात करें तो Hg2O, और हीलियम तो पता ही है क्या है, पहले बता चुके हैं। और पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट क्या है कि पोटेशियम क्लोरेट को
लेबोरेटरी में यूज किया जाता है ऑक्सीजन गैस को जनरेट करने में। यानी चार ऑप्शन को मैंने देखा कि चेहरे की क्रीम बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, जिंक ऑक्साइड का। मर्क्यूरिक ऑक्साइड क्या है, क्या टॉक्सिक है, पॉइजन है, जहर है, जो टेस्टलेस है जिसका केमिकल फॉर्मूला Hg2O। हीलियम एक हल्की गैस है। और पोटेशियम क्लोराइड क्या है, इसको लेबोरेटरी में यूज करते हैं ऑक्सीजन गैस के जनरेशन में। ठीक है, यानी ऑक्सीजन गैस का निर्माण करते हैं किससे, पोटेशियम क्लोराइड से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ लिवर इज कॉल्ड, यकृत का अध्ययन कहा जाता है हिपैटोलॉजी, हिमेटोलॉजी, हिस्टोलॉजी और ऑस्टियोलॉजी। तब इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं आपके, तो गौर करिएगा जितने भी साइंस क्वेश्चंस मैंने बताया और जो ऑप्शन के समेत, दैट मीन्स ऑप्शन से अलग अलग क्वेश्चंस हमारा सॉल्व होता चला जाता है। यानी अब एक क्वेश्चन के साथ हम चार क्वेश्चंस को देखें। कैसे देखें, तो बस जैसे मैंने एक्सप्लेन किया और क्वेश्चंस को, इस क्वेश्चंस को भी एक्सप्लेन करेंगे। यानी कह सकते हैं कि एक क्वेश्चंस के साथ चार क्वेश्चंस को सीखना है। ठीक है, कैसे सीखें देखिए। तो पहले ये देखिए, स्टडी ऑफ लिवर इज कॉल्ड, यकृत के अध्ययन को क्या कहेंगे, हिपैटोलॉजी। यानी लीवर के अध्ययन को हिपैटोलॉजी कहेंगे। तो अब दूसरा ऑप्शन है हिमेटोलॉजी, यानी द स्टडी ऑफ ब्लड, रक्त के अध्ययन को हिमेटोलॉजी। हिस्टोलॉजी यानी द स्टडी ऑफ आपका टिश्यू, ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी। और ऑस्टियोलॉजी द स्टडी ऑफ बोन्स। यानी हिमेटोलॉजी किसके अध्ययन को, ब्लड के अध्ययन को। हिस्टोलॉजी ये टिश्यू के अध्ययन को। और ऑस्टियोलॉजी ये बोन्स के अध्ययन को। यानी अब देखिए एक क्वेश्चंस के साथ हमने चार क्वेश्चंस को देखा। अब क्वेश्चंस कभी दे दे कि हिपैटोलॉजी किसका अध्ययन है या किसका स्टडी है, तो क्या हो जाएगा, लीवर। ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं, हेमाटोलॉजी। टिश्यू के अध्ययन को क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी। या बोन्स या हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी। इधर क्लियर। चलिए अब देखिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, आर्यभट्ट वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर, किस वर्ष आर्यभट्ट को प्रक्षेपित किया गया था। तो देखिए 2 रुपीज की नोट है। तो एक क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका है रेलवे कि किस भारतीय नोट में आर्यभट्ट उपग्रह को छापा गया है या उकेरा गया है। यानी देखिएगा पुराने जितने सारे 2 रुपए के नोट हैं, उस 2 रुपए के नोट में जो ये फिगर देख रहे हो बीच में जो बनी हुई है, ये क्या आर्यभट्ट के चित्र है। यानी किस वर्ष आर्यभट्ट को प्रक्षेपित किया गया था, ये क्वेश्चन पहले भी हम लोग करा चुके हैं। तो कैसे ऑप्शन जब देख रहे थे तब देखे क्या होगा, 1975। यानी 19 अप्रैल 1975 को भारत का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट, यानी भारत का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर्यभट्ट को छोड़ा गया 19 अप्रैल 1975 को। और अगर विश्व की बात करें तो स्पुतनिक जो था किसका, USSR या कहें रसिया। तो ये कब छोड़ा गया, याद रखने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, देखिए आपके सामने 1975 है, ये दोनों डिजिट को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, यानी 1957। ये 19 अप्रैल है, यह हो जाएगा 4 अक्टूबर। इधर क्लियर। यानी विश्व का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक जो यूएसएसआर ने प्रक्षेपित किया, लॉन्च किया, या कहे रसिया ने किया, कब, 4 अक्टूबर 1957 को। भारत का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर्यभट्ट जो लॉन्च किया गया 19 अप्रैल 1975 को। इधर क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द एस्टिमेटेड एज ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड की अनुमानित आयु क्या है। 12.8 बिलियन ईयर्स, 13.8 बिलियन ईयर्स, 14.8 बिलियन ईयर्स या 15.8 बिलियन ईयर्स। तब तक आप लोग अनुमान लगाइए क्या है। हम इस क्वेश्चन के साथ एक और क्वेश्चन जोड़ दें, क्या स्टडी ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर भी दिया नहीं मैंने, ब्रह्मांड की अनुमानित आयु क्या है ये। और दूसरी क्वेश्चन क्या है, क्या स्टडी ऑफ यूनिवर्स,
यानी ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पहले इसको देखें फिर देखते हैं उसको। क्या हो गया? 13.8 बिलियन ईयर्स। ब्रह्मांड की अनुमानित आयु कितना है? 13.8 अरब साल। फिर एक क्वेश्चन और दिया कि स्टडी ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। कॉस्मोलॉजी, इधर क्लियर? यानी ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाएगा? कॉस्मोलॉजी। तो ब्रह्मांड में सब सारे शामिल हो जाएंगे, जितने सारे सोलर सिस्टम है हमारे, चाहे वो सूरज की बात करें, चाहे वो अर्थ की बात करें, या प्लैनेट की बात करें, या फिर सैटेलाइट की बात करें, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क? सार्क का मुख्यालय कहां है? तो ये जब हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे थे तब इस क्वेश्चन की चर्चा किया था, पूरे डिटेल में देखा था सार्क क्या है। सार्क का मुख्यालय कहां? काठमांडू, जकार्ता, ढाका या दिल्ली? क्या होगा आंसर? कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करना है सार्क का फुल फॉर्म। बाकी बात देखिए हेडक्वार्टर कहां है, फिर देखिए सार्क के बारे में कुछ हम लोग रिमाइंड कर लें। फिर सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू। सार्क की स्थापना की गई थी 1985। एक क्वेश्चन आपके बनते क्या है कि सार्क के मेंबर कितने हैं? तो देखिए फिगर के जरिए या फिर मैप के जरिए दिखाया कि कितने मेंबर हैं, बट इसको याद रखने का एक सिंपल तरीका कैसे याद रखें, देखिए यानी MBBS पीन, ठीक है। यानी अब इसको थोड़ा सा इधर कर दीजिए, क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान सबसे बाद में जुड़ा है, तो क्या हो जाएगा? मालदीव, देखिए है ना फिगर में। फिर भूटान फिगर में है, बांग्लादेश फिगर में है, और 1985 में जब सार्क की स्थापना की जा रही थी तो कहां? ढाका में, बांग्लादेशी कैपिटल ढाका में। फिर S4 श्रीलंका, P4 पाकिस्तान, I4 इंडिया, N4 नेपाल। यानी 1985 में जब सार्क की स्थापना की गई थी तो केवल 4+3 कंट्री थे, यानी 7 कंट्री थे। बट अफगानिस्तान को कब शामिल किया गया? तो जब पढ़ाए थे सार्क को डिटेल से तो उस समय बताया था। कमेंट बॉक्स में टाइप करके आपको ये करना है कि अफगानिस्तान को कब शामिल किया गया था। आपको ये क्लू दे दूं, हिंट दे दूं कि अफगानिस्तान को जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने, जब तालिबान का शासन था, पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया और हामिद करजई को वहां का राष्ट्रपति बनाया गया था पहला, तब अफगानिस्तान को ऐड किया गया, शामिल किया गया। यानी अभी सार्क में कितने सारे देश हैं? 8 देश है। कैसे याद रखें? MBBS पीन, इधर क्लियर? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉगरिथम वाज इन्वेंटेड बाय, यानी लॉगरिथम का आविष्कार किसने किया? जॉन नेपियर, रॉल्फ वेजवुड, JS किल्वी या F लिंचेस्टर? बताओ, जॉन नेपियर, रॉल्फ वेजवुड, JS किल्वी या F लिंचेस्टर? लॉगरिथम यानी जो हम लोग लॉग का यूज करते हैं मैथमेटिक्स में, क्या होगा आंसर? बताओ, जॉन नेपियर या रॉल्फ वेजवुड? देखिए क्या है, जॉन नेपियर। तब रॉल्फ वेजवुड और S किल्वी और F लिंचेस्टर, यानी इन्होंने क्या किया? तब देखें, JS किल्वी ने किया आपका, जिसको हम लोग बोलते हैं IC यानी जो कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट को यूज किया जाता है, ठीक है। यानी IC का इन्वेंशन किसने किया? JS किल्वी ने किया। अब लिंचेस्टर, यानी देखिए आजकल जो बाइक देखें एकदम हाई स्पीड वाली बाइक है जिसमें लगी होती है आपके डिस्क ब्रेक, यानी डिस्क ब्रेक की खोज या आविष्कार किसने किया? F लिंचेस्टर ने। JS किल्वी ने किया इंटीग्रेटेड सर्किट का, और एक बच गए रॉल्फ वेजवुड जिसने कार्बन कॉपी का आविष्कार किया। कार्बन कॉपी, यानी देखिए आविष्कार से
जब भी हमने आविष्कार से क्वेश्चंस लाया तो एक क्वेश्चंस के साथ हमने 4 क्वेश्चंस को देखा। तो लॉगरिथम का आविष्कार किसने किया? जॉन नेपियर ने। रॉल्फ एजुड ने कार्बन कॉपी का आविष्कार किया। जेएस किल्वे ने इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किया और एफ लिंचेस्टर ने डिस्क ब्रेक का आविष्कार किया। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दैट मीन्स सेबी वाज एस्टेब्लिश्ड इन, भारत में प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना की गई थी। तो जब हम लोग नेशनल ऑर्गेनाइजेशन देख रहे थे, राष्ट्रीय संगठन, तो उसमें भी सेबी को डिटेल पढ़ा था। तो सेबी की स्थापना कब की गई है? 1988, 1992, 1995 या 1999? और दूसरे क्वेश्चंस क्या जुड़ेंगे कि सेबी का काम, वर्क, सेबी करता क्या है? तो देखिए फिगर के जरिए, द मार्केट रेगुलेटर इज सेबी, यानी मार्केट से जुड़ी जितने सारी चीज हैं वो देख रेख कौन करता है? सेबी। क्योंकि जब भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सेबी भी ऑप्शन रहता है और इरडा, जबकि इरडा क्या करती है? तो वो इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी है और सेबी क्या है? मार्केट रेगुलेटर अथॉरिटी। सेबी की स्थापना कब की गई? 1988 में। तो 1988 में सेबी की स्थापना की गई और 1992 में इसे कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से दर्जा दिया गया। यानी संवैधानिक 2 क्वेश्चंस बनेंगे यहां कि सेबी की स्थापना 1988 में और संवैधानिक दर्जा 1992 में। क्योंकि पहले हम लोग पढ़ चुके हैं सेबी के बारे में डिटेल से, सेबी का हेडक्वार्टर कहां, सेबी के चेयरमैन कौन, पहले चेयरमैन कौन, इधर क्लियर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच प्लेस गौतम बुद्ध गेव हिज फर्स्ट सरमन, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर अपना पहला धर्मोपदेश दिया था? ऑप्शन आपके लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ या कुशीनगर। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर अपना पहला धर्मोपदेश दिया था? देखिए 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शंस गौतम बुद्ध के लाइफ से जुड़ी हुई है। इस कारण से 4 क्वेश्चंस बनाएंगे इसमें से, बट इस क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करें। यानी क्या होगा? सारनाथ गौतम बुद्ध गेव हिज फर्स्ट सरमन। तो सबसे पहले देखें गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, तो कब? 568 बीसी, यानी बिफोर क्राइस्ट। लुम्बिनी कहां? नेपाल। पहला क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 568 बीसी में। कहां? नेपाल में। फिर गौतम बुद्ध ने अपना ज्ञान की प्राप्ति कहां? तो बोध गया, बिहार। यानी गया में ज्ञान प्राप्ति होने के बाद वो स्थल कहे गए बोध गया, और सारनाथ में इन्होंने क्या किया? अपना पहला धर्मोपदेश दिया। तो इस धर्मोपदेश को बौद्ध धर्म में कहा जाता है धम्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, यानी क्वेश्चंस क्या बनेंगे कि गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए धर्मोपदेश को बौद्ध धर्म में क्या माना जाता है? धम्मचक्र परिवर्तन। और कुशीनगर यानी 468 बीसी गौतम बुद्ध वाज डाइड, यानी गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई 468 ईसा पूर्व में। इधर क्लियर? 1 मिनट जरा सा। 483 बीसी। ठीक है, और कुशीनगर कहां? तो ये कुशीनगर कहें या कुशीनारा, जो पड़ता है यूपी के देवरिया डिस्ट्रिक्ट में। इधर क्लियर? चलिए, जो 468 बीसी कहा वो महावीर की मृत्यु। ठीक है, चलिए विच ईयर दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ इंडिया, किस वर्ष दिल्ली भारत की राजधानी बन गई? 1911, 1912, 1931 या 1935? तब इस क्वेश्चन में काफी कंफ्यूजन है, क्योंकि कई सारे बच्चे प्रीवियस ईयर पेपर में ये क्वेश्चन पूछी गई है और कई सारे स्टूडेंट ने 1911 बना के आया। बट इसका आंसर क्या होगा इसको देखें, इसके बाद फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे कि 1911 क्यों नहीं होगा या 1912 क्यों नहीं होगा। देखिए आंसर क्या है? 1931, यानी 1931 दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो 1911 में क्या है? देखिए 1911 में जब
दिल्ली दरबार लगा था और जॉर्ज पंचम आए थे भारत में, तो 1911 में दिल्ली को कोलकाता से या अभी कलकत्ता से कहें कैपिटल चेंज किया गया था और घोषणा किया गया था कि भारत की नई राजधानी दिल्ली होगी। बनी, क्वेश्चन क्या कहा, बन गई, जबकि अभी मैंने क्वेश्चन क्या कहा कि दिल्ली को भारत की राजधानी कलकत्ता से कब घोषणा की गई होगी, 1911। 12 भी रहेगा ऑप्शन, ट्रांसफर हो गया कलकत्ता से दिल्ली, ये घोषणा हुआ कब, 1911 में, ट्रांसफर हो गया कब, 1912 में, बनकर तैयार कब हो गया, 1931। यानी इस तीन ऑप्शन से तीन क्वेश्चन, जब क्वेश्चन आपके पूछे गए कि भारत की राजधानी कब घोषित की गई, 1911, कब ट्रांसफर हो गई, 1912, और कब बन गई फाइनली, 1931 में। इधर क्लियर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लैनेट इज नोन एज येलो प्लैनेट, किस ग्रह को पीले ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो जब हम लोग सोलर सिस्टम पढ़े थे तब पूरा प्लैनेट, सन, मून, अर्थ के बारे में डिटेल किया था। क्या होगा आंसर, कि मार्स, जुपिटर, सैटर्न या वीनस। क्या होगा, बृहस्पति इज नोन एज, जुपिटर इज नोन एज येलो प्लैनेट, मंगल इज नोन एज रेड प्लैनेट, Saturn is known as black planet, Venus is known as hottest planet, hottest planet या brightest planet, यानी चमकीला तारा या गर्म ग्रह कहें, है ना। तो गर्म ग्रह क्यों, क्योंकि इसमें मौजूदगी क्या है, ये सब एटमॉस्फेयर मौजूद है और एटमॉस्फेयर मौजूद में गैस की बात करें तो CO2 सबसे अधिक, इस कारण से यह सबसे गर्म ग्रह के रूप में जाना जाता है, ठीक है। व्हाट इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश, गोवा, राजस्थान या मध्य प्रदेश। यानी टर्म ऑफ एरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा, क्या होगा, राजस्थान। कैसे याद रखें, राम महान, राजस्थान, ये MP, और महान यानी महाराष्ट्र। इसके बाद चौथे नंबर पे यूपी, यानी सबसे पहले राजस्थान, दूसरे नंबर पे MP, तीसरे नंबर पे महान से महाराष्ट्र, चौथे नंबर पे यूपी। इधर क्लियर। अगर क्वेश्चन रहे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य, तो इस ट्रिक से निकल जाएगा। अगर क्वेश्चन रहे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य, तो महान से यानी महाराष्ट्र, और यूपी क्या है, फोर्थ पोजीशन, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन झारखंड बिकेम सेपरेट स्टेट, झारखंड अलग राज्य कब घोषित हुआ, 1 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को और 2 जून 2014 को। तो इसमें भी 4 ट्रिक से, जो 4 ऑप्शन है, 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कैसे, पहले आंसर देख लें, इसके बाद फिर इसको देखेंगे। झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ, किससे, बिहार से। यह क्वेश्चन आपके रांची रेलवे में पूछे गई है। फिर 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य तेलंगाना, जो किससे अलग हुआ, आपके आंध्र प्रदेश से। फिर आपके 1 नवंबर 9 नवंबर, तो 1 नवंबर आपका उत्तराखंड और ये CG, ठीक है। यानी 4 स्टेट, 1 नवंबर को देख लिया, 9 नवंबर को भी देख लिया, 15 नवंबर को भी देख लिया और 2 जून को भी देख लिया। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। व्हाट वाज द स्लोगन ऑफ डू और डाई इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था, बाय जालियांवाला बाग मार्टर्स, जालियांवाला बाग के शहीदों द्वारा, शहीद भगत सिंह के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा या सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो याद होगा 23 मार्च 1931 को भगत सिंह की चर्चा किए थे हिंदी गुरु के साथ। तो आने वाले समय में भूलिएगा मत
13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग जो इंसिडेंस हुआ है उस पर फिर हिंदू गुरु के साथ चर्चा करेंगे और फिर इंटरेस्टेड बनाएंगे, देखेंगे कुछ बेसिक फैक्ट्स और कुछ अनछुए पहलू जो हम लोग जालियांवाला बाग के बारे में नहीं जानते हैं। और इस क्वेश्चन में देखें तो करो या मरो, डू और डाई का नारा किसने दिया? इस क्वेश्चन को देखने के बाद लगता नहीं है कि महात्मा गांधी ने यह नारा दिया होगा। क्यों? क्योंकि गांधी जी कहां नॉन वायलेंस और कहां इस बात से झलकता है कि डू और डाई, करो या मरो, यानी जब क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन जब स्टार्ट हुआ था 1942 को, तो 1942 को जब स्टार्ट हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, तो उसी समय गांधी जी ने कहा कि अब कोई ऑप्शन नहीं है, अब अंग्रेजों को हर हाल में भारत को छोड़कर जाना होगा, यानी करो या मरो, आजादी के लिए क्या करना होगा, अंग्रेजों से लोहा लेनी होगी। तब यहीं पे सुभाष चंद्र बोस एक स्टेटमेंट देते हैं सिंगापुर से कि लगता है गांधी जी भी हमारे रास्ते पे अब धीरे धीरे आ गए हैं। दैट मीन्स गांधी जी का अगर इस स्टेटमेंट को देखें तब कहीं ना कहीं थोड़ी सी वायलेंस झलकती है। इधर क्लियर? क्वेश्चन क्या रहा कि करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया? क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन में। कब? 1942 को। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज कनाडाज नेशनल स्पोर्ट? कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी, फुटबॉल, आइस हॉकी या स्केटिंग? तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस। हॉकी किसकी? तो भारत की भी राष्ट्रीय खेल हॉकी, पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल हॉकी। और फुटबॉल किसका? कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए, मैं बता दूं। आइस हॉकी किसका है? कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आइस हॉकी। ठीक है, कनाडा की राजधानी ओटावा। और याद होगा हाल फिलहाल में कनाडा के प्रधानमंत्री आए हुए थे यहाँ। अब कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना कनाडा के प्रधानमंत्री पीएम कौन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ किडनी? निम्नलिखित में से कौन सा गुर्दा का कार्य नहीं है? देखिए ऑप्शन आपके, रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच, रक्त पीएच का नियमन, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी। सर स्क्रीन को जरा सा लार्ज कर दें। शरीर से उपापचय अपशिष्टों को निकालना, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी का उत्पादन, या रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड, रक्त के प्रसरणी दबावों का विनियमन। यानी क्वेश्चन क्या कहा कि नोट अ फंक्शन ऑफ किडनी। तो एक चीज हमेशा याद रखिए मित्रों कि जब भी आपके क्वेश्चंस नोट लेके आता है तो ये में क्वेश्चंस में कुछ ज्यादा टेंशन रहता है, क्योंकि अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है तो वो हमारा सॉल्व हो जाता है इजी वे में। बट जैसे ही क्वेश्चन कहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ किडनी, दैट मींस हमें दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 3 तो सही होगा, एक ही तो गलत होगा ना इसमें। तब देख ले क्या है, इसके बाद फिर इसको डील करेंगे। देखिए आंसर क्या है कि प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी का उत्पादन ये कार्य नहीं करता है। तो रक्त पीएच का मान, यानी रक्त पीएच का मान 7.4, इसको ये क्या करता है? मेंटेन करता है। फिर शरीर से उपापचय अपशिष्टों को निकालता है। दैट मीन जितने भी वेस्टेज हैं, वेस्टेज दैट मीन चाहे वो यूरिन के रूप में हो, फिर रक्त के प्रसरणी दबावों का विनियमन, तो क्या नहीं करता है? एंटीबॉडीज का निर्माण नहीं करता है। एंटीबॉडीज का निर्माण कहां? आपके देखिए तो डब्ल्यूबीसी में होता है ना एंटीबॉडीज। ये क्या करता है? डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी हमारे बॉडी को सुरक्षित करता है ना। इधर क्लियर? चलिए तो ये थे आज के लास्ट क्वेश्चंस। बट अब जब कल हम लोग मिलेंगे तब फिर से देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस को जो आज देख नहीं सके हम लोग, ठीक है, क्योंकि जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर रहे हैं, क्योंकि हमेशा याद रखिए प्रीवियस ईयर पेपर में चेंज क्या होंगे? केवल और केवल उसके ऑप्शंस चेंज होंगे, क्वेश्चंस का जो फॉर्मेशन है वो चेंज होगा। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पेपर हमें बहुत मददगार करेगा। और जो तरीका हम लोग देखते हैं कैसे, तो ऑप्शंस के साथ, यानी एक क्वेश्चंस के साथ हम लोग 4 से 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इधर क्लियर? आ रही बात समझ में? ठीक है, और कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं सर जीए में केवल करंट आएगा ग्रुप डी में। तो मित्रों मैं बार बार दोहराता हूं, बार बार कहूं कि
अब जीए नहीं, जितने सारे पेपर हम लोग देख रहे हैं सारे के सारे इंक्लूड होंगे, क्योंकि कुछ अनछुए पहलू है जीएस के सिलेबस में जो रेलवे ने अपने सिलेबस में डिस्क्राइब नहीं किया है। इधर क्लियर? चलिए, तो आज का सेशन यही समाप्त करें, ठीक है। चलिए, और एक चीज और, जिसे नोटिफिकेशन नहीं मिलता वो बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, तभी आप नोटिफिकेशन पाओगे, ठीक है। और आज का सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए, ओके, बाय, गुड नाइट, थैंक यू।